नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। इस वीडियो में हम वो प्रश्न करने वाले हैं जो एसएससी ने सीजीएल मेंस 2024 के एग्जाम में गलत माने और बेनिफिट टू ऑल किया। अब देखते हैं कि क्या प्रश्न में ऐसा कुछ था जिससे बेनिफिट टू ऑल देना चाहिए या गलत मानना चाहिए। चलो हम प्रश्न को पढ़ते हैं। रानी एंड आद्या, स्पेलिंग में कोई एसएससी मार्क्स नहीं देती, तो स्पेलिंग रानी हो सकता है, राणा हो सकता है, आद्या हो सकता है, आद्य हो सकता है, जो भी हो। ठीक है, जोक सपाट। रानी और आद्या अलग अलग अगर कार्य करती हैं तो 12 दिन में और 16 दिन में कार्य को खत्म कर सकती हैं। वो स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस मतलब होता है एक दिन अकेली एक काम करे, दूसरे दिन अकेली दूसरी काम करे। इस तरह से वनडे अल्टरनेट पे काम करो। वनडे अल्टरनेट मतलब एक दिन ये जाएगी, दूसरे दिन दूसरी जाएगी, तीसरे दिन फिर पहली वाली जाएगी। इस तरह से कार्य खत्म करने का प्लान करती है। तो अगर रानी ने स्टार्ट किया हो वर्किंग फर्स्ट, तो टास्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब इस प्रश्न में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी। अल्टरनेट डे वाला मैंने स्टार बैच का टाइम एंड वर्क में बहुत डिटेल में करवाया है। अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, जाके टाइम एंड वर्क की वीडियो देख सकते हैं, बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो, रानी दीदी 12 दिन में पूरा कार्य कर लेती हैं और आद्या दीदी के लिए बात किया गया 16 दिन में पूरा कार्य कर लेती है। मैंने हमेशा आपको बताया जब डेज दिए हो तो उनका एलसीएम ले लिया करो और उतना टोटल वर्क मान लिया करो। तो एलसीएम 12 और 16 दोनों के टेबल में सबसे छोटी नंबर 48। तो आपने कहा 48 एलसीएम। ये 12 दिन में 48 अगर करेंगे तो एक दिन में दीदी कितना करेंगे, 4 यूनिट। तो 12 चौको 48, यानी एक दिन में 4 यूनिट कराएंगे। दूसरी 16 दिन में 48, यानी एक दिन में 3 यूनिट। अब आपको पता है कि वे एक साथ कार्य करती हैं, लेकिन इस तरीके से कि पहले दिन अकेली, यानी पहले दिन कौन जाएगा, रानी जाएगी। कितना यूनिट करके आएगी, 4 यूनिट। दूसरे दिन कौन जाएगा, आद्या जाएगी। कितने यूनिट करके आएगी, 3। यानी अगर 2 दिन में बात करें तो टोटल कितना कार्य हो जा रहा है, 7। यानी 2 दिन में 7 यूनिट कार्य हो जा रहा है। अब ये साइकिल चलती रहेगी जब तक पूरा कार्य नहीं हो जाता। तो 7 का टेबल पढ़ो कि 48 से ज्यादा न जाए। तो 7 छक्के 42, यानी 6 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 6 से मल्टीप्लाई इधर कर दो। यानी हम कह सकते हैं 12 दिन में 42 यूनिट कार्य हो गया। देखो, 12 दिन में 42 यूनिट कार्य हो गया। अब 13वें दिन कौन जाएगा। आपको पता है कि जो स्टार्ट करता है कार्य को, वो ऑड नंबर ऑफ डेज वही जाता है, यानी कि पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, इस तरह से रानी जाएगी। यानी 13वें दिन कौन जाएगा, रानी। रानी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करती है, 4 यूनिट। तो ये दीदी जब जाएंगी तो कितना काम करके आएंगे, ये जाएंगी जब, तो ये 4 यूनिट काम करके आएंगे। यानी काम अब कितना हो जाएगा, 46 यूनिट हो गया। 13 दिन में 46 यूनिट। 14वें दिन किसका नंबर आएगा, आद्या। काम कितना बचा है, 48 में से 46 यूनिट हो चुका है, यानी 2 यूनिट बचा हुआ है। और आद्या एक दिन में करती कितना है, 3। तो 2 यूनिट करने के लिए कितना दिन लगेगा, 2/3। यानी 14वां पूरा दिन ना खत्म होके, 14वां पूरा दिन नहीं लगा है, केवल 2/3 दिन लगा। यानी टोटल दिन कितना लगा, 13 दिन 46 यूनिट में और 2 यूनिट के लिए 2/3 दिन। यानी टोटल टाइम कितना लगा, 13 सही 2/3 दिन। तो आपका आंसर सीधे आ गया। वाई डोंट नो वाई एसएससी ये बेनिफिट टू ऑल, ये गलत क्यों माना, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब आप देख लेना, आप डिसाइड कर लेना। दूसरा प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का 18, अच्छा ये प्रश्न 18 जनवरी मेंस का था, तो ये बेनिफिट टू ऑल हो गया। दूसरा 18 जनवरी का ही मैथ्स का प्रश्न था। 30 प्रश्नों में से 18 जनवरी के ही 3 प्रश्न मिल गए, यानी 27 प्रश्न एसएससी से सही बने, यानी 10% क्वेश्चंस रॉन्ग आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते थे कि आपको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको खोलते, इस भैया को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में खोलते। ठीक है, ये फार्मूला ना लगा देना क्योंकि ए और बी इसमें अलग अलग है। ठीक है, अब एक चीज यहां से दिख जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इधर बनता और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर बनता। आपको पता है कि 2 पंचे 10 और 12 120 जेड वाई माइनस का, और 2 पंचे 10 और 12 120 जेड वाई प्लस का, ये कट जाता। तो आपका बचता क्या, ए स्क्वायर यानी 25 जेड स्क्वायर और 144 जेड स्क्वायर, यानी 169 जेड स्क्वायर बचता। और 12 12 144 वाई स्क्वायर और 25 यानी 169 वाई स्क्वायर बचता। अब इसमें से 144 जेड स्क्वायर घट जाता, यानी यहाँ पे घट जाता तो 25 जेड स्क्वायर बचता। यानी आपका आंसर कितना होना चाहिए, 25 जेड स्क्वायर प्लस 169 वाई स्क्वायर। पहला ऑप्शन सही था। अब इस पे क्यों गलत किया, आई डोंट नो। ये तो बेसिक मेथड हो गई। अगर आपको मैं बेसिक मेथड के बजाय थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच पे ले जाऊं, जो आप लोग कहते भी हो कि कभी कभी ट्रिक बता दिया करो, तो मैं क्या काम करता हूँ, जेड और वाई को बराबर मान लेता हूँ और दोनों को एक मान लेता हूँ। या मैं क्या काम करता हूँ कि ए को वाई को 0 मान लेता हूं, या जेड को किसी एक को 0 मान लेता हूं और जेड को 1 मान लेता हूं। तो इस पे वाई वाई वाला टर्म सारी जगह कैंसिल हो जाएगा और जेड 1 बचेगा। यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा तो 25 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 144। आंसर कितना है, 25। ऑप्शन में देखो वाई कट जाएगा, 25 यही ऑप्शन देगा, बाकी कोई 25 दे ही नहीं सकता, तो ये भी सही। तो ये प्रश्न 1 सेकंड का था,
ये क्यों गलत किया बच्चों ने, क्यों मतलब इसमें क्यों एसएससी ने गलत माना, मुझे नहीं पता। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि वैल्यू सेटिस्फाई और अलग भी हो सकती थी। अलग सेटिस्फाई होने के लिए आपको पता है ये वाला एक 25z² प्लस 169y स्क्वायर से ऑप्शन आ रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें गलती होगी। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स, आपको पता है अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम पूछे n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट n, ये सम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर एवरेज की बात करें तो n से डिवाइड कर देंगे, n प्लस वन बाई टू हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ पहली तीन संख्याओं का सम, एक दो तीन, तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 3 इंटू चार 12/2, तो कितना हो गया 6। अब सेटिस्फाई। अब अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट n इवन नंबर्स, यहाँ पे इवन नंबर्स था, तो इनका एवरेज क्या होगा, आप कहेंगे सम तो n इंटू एन प्लस वन होता है। अगर मैं कहूँ कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल इवन नंबर्स, तो कितना होता है n इंटू एन प्लस वन। अब आप एग्जाम्पल के लिए 2 और 4, पहले दो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल इवन नंबर्स, यानी कि 2 और इंटू n बराबर 2 रखेंगे। 2 और 4 का अगर सम लेना है तो कितना हो जाएगा 2, नंबर्स की संख्या कितनी है 2, तो n बराबर 2 रखेंगे, 2 गुणे 3 कितना हो गया 6, जोड़ो 6 आ रहा है। ठीक, तो अगर सम n इंटू एन प्लस वन है तो एवरेज कितना हो जाएगा, n से डिवाइड कर देंगे। एवरेज की बात करें तो कितना हो जाएगा n प्लस वन। तो अगर आपसे कहा जाए n इवन नंबर्स का एवरेज बताओ, तो आप कहेंगे n प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना था 91, तो 91 का कितना हो जाएगा 91 प्लस टू 1, यानी कि 92 हो जाना चाहिए। समझ में आया, पहली n इवन नंबर्स का एवरेज कितना हो जाएगा n प्लस वन। ठीक है, अच्छा अगर मान लो यहाँ पे ऑड पूछा जाता, आपके सीखने के लिए बता रहा हूँ, तो कितना होता है n स्क्वायर होता है। अगर पहली n इवन नंबर्स का तो n इंटू एन प्लस वन होता है। अगर ऑड नंबर का पूछा जाए तो n स्क्वायर होता है। तो ऑड नंबर का अगर एवरेज निकालने करी जाए तो n स्क्वायर, ये तो सम हो गया। ये एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, तो सम है n स्क्वायर बटे n, ये कट जाएगा, यानी कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो एवरेज होगा ये कितना हो जाएगा। तो अगर 91 ऑड नंबर्स का पूछा जाता तो 91 होता, अगर इवन नंबर्स का पूछा जा रहा है तो 92 होता। अब इसमें क्यों गलती थी, आई डोंट, ठीक, अब इसमें क्यों गलती दी, ये अलग क्यों है क्यों नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो ये रीजनिंग का, सॉरी मैं क्यों ध्यान दे रहा हूँ रीजनिंग पे। ठीक है, रीजनिंग तो मेरा है ना। ये देखो आगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर्स, अभी हमने सीखा कि फर्स्ट इवन नंबर्स एन इवन नंबर्स का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस वन, ये क्या होता है, तो एवरेज कितना हो जाएगा। तो दूसरी शिफ्ट में देखो सेम प्रश्न पूछेगा, ऐसे सस्ते पेपर पूछोगे तो कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी, एन से डिवाइड कर दोगे इसको तो एवरेज आ जाएगा एन प्लस वन। अब यहाँ पे 92 था, एन की वैल्यू 92 रखोगे तो आंसर 93 हो जाएगा। ठीक है, ये भी मुझे नहीं समझ आया क्यों गलत हुआ, ये 20 जनवरी का है। 20 जनवरी का अगला मैथमेटिक्स का प्रश्न जो गलत दिया, ठीक है, वो क्या है, ए और बी दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी का प्रश्न था। अभी ये भूल जाओ, आप सेट का प्रश्न देखो। सेट क्या कहता है कि पी ए यूनियन, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये मान लो कोई यूनियन है, मतलब पूरा इसी में ये समूह है, गैलेक्सी है, इसमें ए ये वाला है और बी ये वाला है, बट ये पता है कि ए और बी में कुछ चीजें कॉमन है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होता है इसका मतलब ये कॉमन वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। और इन इसके पूरे क्रम को, यानी यहां से लेके इस पूरी आकृति को अगर बात करें तो पी ए यूनियन बी बोलते हैं, यानी ए और बी का मिला के। अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं ए यूनियन बी निकालने जाऊं, यहां से देखिएगा, अगर ए यूनियन बी निकालने जाऊं तो ए इतना हो गया पूरा, बी इतना हो गया पूरा, हमें ए और बी का जो पूरा ये हिस्सा निकाल। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमने ए जब लिया और बी जब लिया तो ये हिस्सा दोबारा है, ये ए में भी हो गया ये वाला हिस्सा और बी में भी हो गया, यानी पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी, यानी ए और बी, और इसमें से एक बार हम घटा देंगे कौन सा, कॉमन वाला, क्योंकि कॉमन वाला दो बार आ रहा है। तो ये फॉर्मूला सेट का इसी वजह से बन के आता है, सेट का प्रोबेबिलिटी का हर जगह यही लगता है कि पी ए यूनियन बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज इक्वल टू पी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इन प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी फॉर्मूले पे रख देते हैं, हमें वैल्यू किसकी किसकी पता थी, बी नो द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 3/4, राइट, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया, हमें नहीं दिया गया, हमें निकालने कहा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है
1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4। अब आप यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है खैर। तो 3/4 में 1/4 इधर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 3/4 और 1/4 कितना हो जाएगा 4/4 यानी 1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, यानी यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए बराबर कह सकते हैं 1 - 1/2 इंटू। अब आप एक चीज देखो, ए के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 1/2 है और बी के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 1/2 है। यानी हम इसको सिंपल से लॉजिक से समझ सकते हैं कि एक सिक्का है, सिक्का ऐसे नहीं होता, एक क्वाइन है, ये मान लो क्वाइन है, ठीक है। इस क्वाइन को उछाला जाता है, एक साइड में हेड होगा एक साइड में टेल होगा। इसमें आपने कहा कि अगर 2 बार उछाला जाता है या एक बार उछाला जाता है तो इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल, दोनों एक साथ नहीं आ सकता, यानी पॉसिबिलिटी है 2 और हेड आने की 1/2 हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल 2 बार मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है 2, यानी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उछाला एक ही बार गया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये टोटल पॉसिबिलिटी है 2 और टेल आने की 2 में से एक बार, क्योंकि अगर टेल आया तो हेड नहीं आएगा, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, एक बार मतलब या तो टेल आएगा या तो हेड। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 होती है, आपको पता होगा अगर किन्हीं भी दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारा आंसर ये हो गया। और एक चीज बताओ, अगर मैं गूगल से करके पूछूं कि भैया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है कि इवेंट्स दैट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जो है घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती। यानी अगर मैं सिक्के को उछाल रहा हूं 1/2 होने का मतलब यही हुआ या तो हेड आ रहा है या तो टेल आ, यानी कि पहले इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होनी चाहिए दूसरे इवेंट की, तो हम इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट होने के लिए भी दोनों का आने का चांस 50% होना चाहिए। यानी कि अगर इंडिपेंडेंट है यानी या तो वो होगा या तो वो होगा, यानी 50-50 होगा। जो कहते हैं नहीं 50-50 केस, 50-50 केस मतलब इंडिपेंडेंट, यानी कि उनके होने से ये नहीं होगा, इनके होने से वो नहीं होगा, यानी इंडिपेंडेंट है वो केस। ऐसा नहीं वो हो गया तो ये 49% हो गया या 47%। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ इंडिपेंडेंट। तो इस वजह से दोनों ऑप्शन सही थे, तो ये जो गलत किया यानी ये बेनिफिट टू ऑल दिया वो सही है, ठीक है। ये वाला मुझे समझ आया कि क्यों गलत माना गया, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसमें मुझे लगता है कि अब ये मीनिंगफुल ऑर्डर वाला क्यों गलत दे दिया, हालांकि रीजनिंग का है, मैं कूदूं इसमें, ठीक है, इंग्लिश का है, ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर कौन सी नहीं है, ये सब चीजें आपसे पूछी गई, ठीक है। अब इसमें क्यों गलत दिया गया क्यों सही दिया गया आई डोंट नो, 20 जनवरी के ये वाले प्रश्न है, ठीक है। तो मैं हमेशा मैथमेटिक्स में आपसे क्या बोलता हूँ कि पीवाईक्यू पे फोकस करो भैया, पीवाईक्यू से अलग कुछ नहीं आ रहा है, एसएससी मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा नहीं पूछ रही। बाकी ये 19 प्रश्न थे जो आपको प्रश्न गलत पूछे गए थे, 20 और 19 मिला के, ठीक है। एक इसमें प्रमोशन भी मान लो या ये मान लो कि ये बुक मैं क्यों सजेस्ट करता हूं, मैं मैथमेटिक्स में आपसे हमेशा कहता हूं कि कोई ऐसी बुक उठाओ जो प्रीवियस ईयर को कवर करती हो, ठीक है, वो कोई भी बुक हो सकती है। उसमें अगर वेटेज दे दिया गया हो यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या हो, फोकस आपको किस पे करना है, यानी अगर आप मान लो प्रोबेबिलिटी वीक है, स्टेटिस्टिक्स वीक है, आपका नंबर सिस्टम वीक है, तो आप उस पे फोकस करो। लेकिन आपको इस चीज पे भी जानना होगा कि अगर कोई चीज पे मैं फोकस कर रहा हूं तो उसका चांस कितना है आने का, यानी 10% आता है 20% आता है। अब आप केवल परसेंटेज के 2 प्रश्न आते हैं आउट ऑफ 30 मान लो और आप उस पर 90% टाइम डिवोट कर रहे हो, तो ये गलत है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एक बार आपका क्लास हो गई, उसके बाद आपका क्या काम करना होना चाहिए, प्रैक्टिस करो। और एक चीज मतलब मेरे किसी ने बोला था, रिलेटिव हैं या पापा ने शायद बोला था कि आपकी आंखों के सामने से जब तक 10,000 प्लस प्रश्न नहीं गुजर जाएंगे तब तक आप मैथमेटिक्स में ठीक ठाक मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। तो कोशिश करो 10,000 प्रश्न पूरी तैयारी के दौरान निकाल दो। इस बुक में 11,975 प्रश्न, ये बुक क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप में से किसी एक को देने वाला हूँ ये बुक। उसके लिए आपको क्या कमेंट करना है कि ये बुक मुझे चाहिए। दूसरी चीज, ये इंग्लिश में मेरे पास अवेलेबल है, तो आप दिल्ली से हो तो मैं मिलके दे दूंगा। जैसे कंप्यूटर वाली बुक मैंने किसी को दे दी, उनका नाम भी किसी दिन मैं पब्लिक मतलब थोड़ा सा ये हो जाएगा कि वीडियो मैं करता नहीं कि वीडियो कर लूंगा और तुमको बुक दी। बाकी ये वाली बुक मैं किसी एक को दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, बुक की खासियत मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जब आप कोई टॉपिक वीक है तो उस पर पहले फोकस कर लो, उसके प्रश्न कर लो, उसको टॉपिक वाइज अच्छे से, टॉपिक वाइज इसमें दे रखे हैं तो टॉपिक वाइज आप उसको सॉल्व कर लो अच्छे से। टॉपिक वाइज जब सॉल्व कर लोगे तो आपको वो टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करो। तो इस बुक में आपको 20 जनवरी
18 जनवरी और 20 जनवरी सीजीएल मेंस के प्रश्नों सहित सारे प्रश्न आज तक के दिए। हालांकि आपको सारे प्रश्नों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। 2018 के बाद यानी आप 2025 से स्टार्ट करो, फिर 2024 के सॉल्व करो, 2023 करो, 2022 करो, ठीक है, 21 करो, 20 करो, 19, और अगर ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का मन करे तो 18 तक जाओ। ये प्रश्न सारे इसमें मिल जाएंगे, सोल्यूशन भी मिल जाएगा। हालांकि एक एक प्रश्न का सोल्यूशन नहीं, पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो। इसमें आपको लेवल वाइज भी दे रखे हैं इन्होंने, आपको इन्होंने एग्जाम वाइज भी दे रखे हैं, सीजीएल का कौन सा है, सीएचएसएल का कौन सा है, और चैप्टर वाइज भी दिया है। उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करने के लिए टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, और उसके साथ कौन से एग्जाम में है वो भी इन्होंने मेंशन करा है कि कौन सा किस एग्जाम में पूछा गया है, और इसमें कौन कौन से एग्जाम की कवर्ड है, सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, कांस्टेबल जीडी और डीपी। तो मैं कहूंगा कि आपको किन किन एग्जाम पे फोकस करना चाहिए इसमें, इसमें से आप ये चार देखो, ये चारों चीजों पे फोकस कर लेना। ये देखो, स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। आपको इसमें सीजीएल के एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, सीपीओ के एग्जाम पे, सीएचएसएल और एमटीएस के कुछ चुनिंदा प्रश्न जो कि इनके लेवल में मिल जाएंगे आपको। इतना प्रैक्टिस कर लो आप, अगर 2025 से लेके 2019 तक या 18 तक चले जाओ तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज मिनिमम 4 साल का 2024 से शुरू करो, 2024 वाले एग्जाम 23, 22, 21 तक मिनिमम जाओ, जिससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस और ये हो जाएगा कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बुक आप खरीद भी सकते हो, बाकी किसी एक को मैं दे दूंगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इन्होंने आपको ये भी दे दिया है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, उसका वेटेज क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा वेटेज वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपको फ्लिपकार्ट और जहां भी लेना चाहो वहां भी, और आपके लोकल दुकानों पे भी मिल जाएगी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। तो डू चेक इट आउट। बाकी ये बुक एक को आप में से दे दूंगा, उसमें कमेंट सेक्शन में लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लेना चाहो तो देख लो कैसे सोल्यूशंस वगैरह है, बाकी कैसे बुक है, कैसी मतलब पेपर क्वालिटी और किस तरह से लिखा गया, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। बाकी ऐसे प्रश्न थे जो गलत आए थे, अब मुझे समझ नहीं आया कि क्यों गलत है क्यों सही है, ठीक है, वो आप डिसाइड करो, क्योंकि मेरा काम है आपको पढ़ाने का। तो आप कमेंट कर देना कि आपको ये बुक चाहिए, और अगर आपके पास बुक है तो प्लीज ना मांगे, क्योंकि किसी एक और का भला हो जाने दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल को जय मातरम, जय हिंद।